जय हिंद बच्चों। आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहना भी है। आज हिंदी के कालखंड में मैं रुचि शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब आते हैं हम आज के शीर्षक के संबंध में जो हमें पढ़ना है। उसे समझने से पहले हम कुछ विगत कक्षाओं की ओर चलते हैं। हमने कक्षा 9वीं से लेकर 11वीं तक शौर्य और देश प्रेम या राष्ट्रभक्ति से संबंधित, मातृभूमि के मान से संबंधित और जन्मभूमि से संबंधित बहुत सारी कविताएं और पाठ निबंध भी पढ़े हैं। आज हम कुछ उसी को आगे बढ़ाते हैं और मातृभूमि, जन्मभूमि और राष्ट्रभक्ति से संबंधित एक कविता जो कि हमारी स्वाति हिंदी विशिष्ट पाठ्य पुस्तक में सहायक वाचन के खंड में सम्मिलित है, उसे समझेंगे। कविता का नाम है उनको पुकारता हूँ। कवि हैं आनंद मिश्र। उनको पुकारता हूँ। कवि किन को पुकारते हैं? कवि स्वाभिमानी युवकों को पुकार रहे हैं जो राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और जो ऐसा कर चुके हैं अतीत में उन पे अजर और अमर हैं, ऐसा भी हमें बता रहे हैं। तो सुनते हैं कविता उनको पुकारता हूँ। कविता को सुनने समझने से पहले थोड़ा सा केंद्रीय भाव देख लेते हैं। कविता में कवि माँ भारती के उन सपूतों का आह्वान कर रहे हैं जिनके रक्त का उबाल ठंडा नहीं हुआ है, जो देश सेवा के लिए वीरगति को प्राप्त होकर अजर अमर हो गए हैं, जिनका प्रथम प्रेम राष्ट्र एवं श्रृंगार अग्निदेव हैं। कवि उन्हें मुक्तिदूत की संज्ञा भी देते हैं। वे ऐसे वीरों का आह्वान करते हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी स्वतंत्रता का दीपगान गाते हैं। युद्ध काल के समय कवि ऐसे युवाओं को पुकारते हैं जिनका मान सोया नहीं है तथा प्रभात काल जिनके आदेश का पालन करने को सदैव तत्पर रहता है। केंद्रीय भाव को देखने, सुनने और समझने के पश्चात पढ़ते हैं कविता उनको पुकारता हूँ। प्रथम पद्यांश। उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है, संसार में कि जिनका सानी नहीं हुआ है, पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। कवि कविता की पंक्तियों के माध्यम से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी पानी नहीं हुआ है, अर्थात जिनके रक्त का उबाल अभी ठंडा नहीं हुआ है। जैसे ही राष्ट्र पर, मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर किसी भी प्रकार का संकट आ जाएगा, वे तुरंत उसकी रक्षा में तत्पर रहेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। संसार में कि जिनका सानी नहीं हुआ है, पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार में जिनका कोई सानी नहीं है, अर्थात जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, संसार में उनका कोई सानी नहीं है और जो लोग देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों को गंवा चुके हैं वे अजर और अमर हो गए हैं, वे इतिहास में अमिट हैं, उनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। इसलिए कवि बार बार कहते हैं कि मैं उनको पुकारता हूँ कि जो अजर और अमर हो गए हैं। उनके उदाहरण देकर वे हमें समझा रहे हैं। आगे वे कह रहे हैं, संग्राम की घड़ी में मैं उनको पुकारता हूँ जिन्होंने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वे अजर अमर हैं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उन पर अभिमान करेंगी। और आज संग्राम की घड़ी में मैं उनको ही पुकारता हूँ। इस प्रकार पहले पद्यांश में हमने देखा कि कवि आनंद मिश्र जी ने युवाओं को संबोधित किया है। उन्हें बताया है कि राष्ट्र की सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए किस प्रकार तत्पर रहना चाहिए और जो लोग
ये कार्य कर चुके हैं वे किस प्रकार से अजर अमर हो गए हैं और आगे आने वाली बहुत सी पीढ़ियाँ उन पर अभिमान करेंगी और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगी कि हमारी जो पहले की पीढ़ी थी उसने देश सेवा के लिए अपने प्राणों को निछावर करने में भी जरा सा समय नहीं लगाया। सुनते हैं द्वितीय पद्यांश। गरजे घनी घटा से, टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बने बहें जो, भावर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका, पावक सिंगार जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। देखते हैं कविता की पंक्तियाँ और साथ साथ ही अर्थ भी समझते हैं। वे कहते हैं कि गरजे घनी घटा से, टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बने बहें जो और भावर भरे विजय से। वे कहते हैं कि जो रणबांकुरे अपनी शौर्य और वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा देते हैं, उन्हें अब हथियार डालने को विवश कर देते हैं, वास्तव में वे विजयश्री के साथ भावर भरते हैं, अर्थात विजयश्री उन्हीं का वर्ण करती है। भावर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका, पावक सिंगार जिनका। कवि कहते हैं कि जो पावक सिंगार जिनका अर्थात किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रृंगार हेतु किसी भी सौंदर्य के साधन का उपयोग न करके बल्कि तपती ज्वाला में जलकर अर्थात अपने देश की रक्षा की रूप ज्वाला में जलकर जिस प्रकार से वे आग में तपते हैं वही उनका श्रृंगार बन जाता है। आगे कवि कहते हैं संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ, अर्थात जब संग्राम की घड़ी आती है तो वे इसी ही प्रकार के युवकों को पुकारते हैं, उनका ही उत्साहवर्धन करते हैं। इस प्रकार हमने द्वितीय पद्यांश में समझा कि कवि आनंद मिश्र युवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमें किसी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि विजयश्री केवल उनका वर्ण करती है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। इसके पश्चात फिर उन्होंने कहा कि श्रृंगार जब अग्निदेव स्वयं करते हैं तो उसकी तो बात ही निराली होती है। मातृभूमि की रक्षा में तपकर जब युवकों का, सैनिकों का जो चेहरा रक्तिम आभा से कांतिवान होकर चमकने लगता है वही तो बात निराली होती है। फिर उन्हें किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ भारती स्वयं ही उनका श्रृंगार करती हैं। आते हैं कविता के तृतीय पद्यांश पर। यश की उम्र जिए जो ऐसे सपूत जागें, रागी स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागें, सोया रमान जिनका, चेरा विहान जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ, सोया रमान जिनका, चेरा विहान जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका। पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं आनंद मिश्र उन युवकों को संबोधित कर रहे हैं, उन युवकों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, किस प्रकार वो अपना और अपने देश का यश बढ़ा सकते हैं, केवल इसी पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और केंद्रित करना चाहिए। पंक्ति के माध्यम से कवि राष्ट्रभक्तों को राष्ट्र रक्षा हेतु आवाज़ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी हमें सदैव तत्पर रह लेना चाहिए, क्योंकि माँ भारती उन वीर सपूतों का आह्वान करती है जो संकट की घड़ी में अपने प्राणों को प्रिय न समझें बल्कि अपने पराक्रम और साहस से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों का, शत्रुओं का सामना करें, सफाया करें और उनका शीश अपने सामने झुका दें। इस प्रकार उनको पुकारता हूँ कविता में हमने समझा कि कवि मिश्र जी स्वाभिमानी युवकों का आह्वान कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने देश की रक्षा की है वे आज इतिहास में अजर और अमर हैं।
जो देश की रक्षा करने वाले स्वाभिमानी युवक हैं उन्हें परतंत्रता की बेड़ियां नरक की यातनाओं के समान लगती हैं। वे किसी भी परिस्थिति में अपनी मातृभूमि के मान को बचाए रखना चाहते हैं। आगे मिश्र जी ने यह भी कहा कि विजयश्री उन्हीं का वर्णन करती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि चाहे सागर की लहरों की गर्जना हो, चाहे बादलों की गर्जना, इसी प्रकार वे गरजते हुए शत्रुओं का सामना करते हैं। फिर मिश्र जी ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी युवक को हार नहीं माननी चाहिए। कविता के अर्थ को समझने के पश्चात हम कविता के केंद्रीय भाव, उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य से भली प्रकार परिचित हो चुके हैं। इसके बाद यदि हम कविता को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करें तो हम आते हैं कविता के अभ्यास प्रश्नों पर। अब देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता के अभ्यास प्रश्न किस प्रकार के हैं और कविता को समझने के पश्चात हम किस प्रकार से उनके उत्तर लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ये दोनों ही कार्य अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यदि परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें प्रश्न का उत्तर बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? अपने मस्तिष्क में, क्योंकि हम रटते नहीं हैं, हमने कविता को समझा है। जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, कवि की पंक्तियां देखें पहले। उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। अर्थात कवि कहते हैं जिनका रक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव उबलता रहता है। अर्थात विपत्ति के समय में भी जिस नवयुवक के रक्त में उबाल ना आए उसका रक्त तो पानी कहना ही उचित होगा। इसलिए कवि ने कहा लहू के पानी होने से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य हम भली भांति समझ गए। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, कवि की पंक्तियां पहले, पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। अर्थात जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो आज अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी इतिहास में अजर और अमर हो गए हैं एवं आने वाली पीढ़ियां उन पर अभिमान करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के बहादुरी के कार्य किए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें होती है। जिस प्रकार विवाह में एक रस्म होती है जिसमें भावर पड़ती हैं, जिसमें वर और वधू एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं, उसी प्रकार कवि ने कहा है, आंधी बने बहें जो भावर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका पावक सिंगार जिनका। अर्थात जो केवल विजय से भावर भरते हैं, अर्थात वे सदैव ही सदैव विजयश्री को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। पावक से श्रृंगार कौन करता है। इसका उत्तर भी हम बता सकते हैं। बता सकते हैं का अर्थ है यहाँ पर कि हमें कविता के अर्थ में यह तो समझ में अच्छे से आ गया है। यदि यह हमारे अर्थ मतलब कहने का तात्पर्य यदि यह हमारे जहन में अच्छी तरह से बैठ गया है तो हम इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर लिखने से पहले अपन कविता की पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। संघर्ष प्यार जिनका पावक सिंगार जिनका। अर्थात
कवि कहते हैं कि मैं केवल उन्हीं को पुकारता हूँ जिनका प्यार संघर्ष है और जिनका श्रृंगार पावक अर्थात अग्नि की ज्वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कवि किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहा है? इसके उत्तर में आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि कवि माँ भारती के उन सपूतों को जागरण का संदेश दे रहे हैं जिनके रक्त का उबाल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव जोरों पर रहता है। अर्थात वे किसी भी आपातकाल के समय, किसी भी विपत्ति के समय, किसी भी संकट की घड़ी में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर भी करेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्ति दूत से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हम पहले कविता की कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे हमने अर्थ में भी समझा था, रागी स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागें, सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका। अर्थात जो मुक्ति दूत हैं उन्हें कवि उन्हीं नवयुवकों से उनकी तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके उत्तर के पश्चात हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इस पंक्ति के भावार्थ को लिखने के लिए जो हमने व्याख्या समझी है उस पर फिर से हम पीछे चल के थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमें इस पंक्ति का भावार्थ लिखना भी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उनको पुकारता हूँ कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जैसे हमने शुरू में भी केंद्रीय भाव देखा था कि कवि माँ भारती के उन सपूतों का आह्वान कर रहे हैं जिनके रक्त का उबाल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और वे बता भी रहे हैं कि हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए जो देश सेवा के लिए वीरगति को प्राप्त होकर अजर अमर हो गए हैं, जिनका प्रथम प्रेम राष्ट्र एवं श्रृंगार अग्निदेव हैं। कवि ने उन्हें मुक्ति दूत की संज्ञा भी दी है और कवि कहते हैं कि संग्राम की घड़ी में मैं उन्हीं को पुकारता हूँ कि जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं जो भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि उनको पुकारता हूँ कविता राष्ट्रभक्ति भावना से ओतप्रोत है। इसी विचारधारा की कुछ अन्य कविताओं का सस्वर पाठ कीजिए। इसी तरह की हमने कविताएं कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं में भी पढ़ी हैं। इसके पश्चात इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवनी पर स्वराज भवन भोपाल द्वारा प्रकाशित सेनानी नामक पुस्तक प्राप्त कीजिए और पढ़िए। ये पुस्तक आप प्राप्त करें, उसे पढ़ें और मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी जीवनी से परिचित होवें। जीवनी पढ़ने से क्या लाभ होगा कि हमें पहली बात तो ये पता चलेगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। दूसरी बात, स्वतंत्रता के लिए वे कितने अधिक दीवाने थे कि उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी। उनको पुकारता हूँ कविता में यही समझाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपने देश की रक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। आशा है कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले कालखंड में फिर किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।